यूपीएस को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है और उसी का नतीजा है कि आज तमाम सारे स्कूल, कॉलेज, कैंपस, कार्यालय, तमाम जगह पर लगातार सुबह से ही यूपीएस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। उसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि कर्मचारी ये बात समझ गया है कि हमारा न एनपीएस में हित है न यूपीएस में हित है। वो जानता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन है। इसीलिए अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के आह्वान पर आज पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है और इसका ये प्रमाण दिख रहा है कि हम इसको स्वीकार किसी भी रूप में नहीं करेंगे और भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ये जो आप जबरदस्ती बालात लाद रहे हैं इसको वापस लीजिए और पुरानी पेंशन बहाल करिए, अन्यथा संघर्ष और तेज होगा। आने वाले समय में संगठन और बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा और आज इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि जिनको आप दे रहे हैं अगर वो नापसंद कर रहा है। और जहां तक यूपीएस की बात मैं करूं तो यूपीएस अगर एनपीएस घोटाला है तो यूपीएस महा घोटाला है। अगर यूपीएस में हमारे साथ छल हुआ है तो इसमें महा छल हुआ है। कारण क्या, सीधा सीधा हमारे पुरानी पेंशन में हमें 20 साल में हमें फुल पेंशन मिलती थी, 25 कर दिया आपने। बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया, 28.5% जब्त करके आप हमें लालीपाप दे रहे हो। तो ये सारी चीजों को समझ रहा है और इसीलिए इसका विरोध होगा। आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन तेज होगा। विजय कुमार बंधु जी, आपने विस्तार से बताया भी कि क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या कारण है, पूरे देश भर में कर्मचारी क्यों लामबंद है। इसको लेकर जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, इसको लेकर जितनी भी कर्मचारियों की परेशानियां हैं, उन पर थोड़ा विस्तार से रोशनी डालिए। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत ही आपका विशेष और चैनल का धन्यवाद कि तमाम सारे जनवादी मुद्दों पर आप लगातार अपने डिबेट को जारी रखते हैं। जैसा आपने कहा कि जो ओपीएस थी, क्योंकि देखो हम सबको ये बात समझना पड़ेगा, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, वो कोई सरकार के भीख या बख्शीश पर नहीं दी जा रही थी। वो एक सामाजिक सुरक्षा थी और इसलिए रखी गई थी कि कोई व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल आपके यहाँ सेवाएं दे रहा है और उसके बाद फिर वो जब रिटायर होगा तो वो आखिर जाएगा कहाँ, क्या करेगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने और तमाम सारे इस देश के तमाम सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने एक शानदार स्कीम निकाली, एक शानदार व्यवस्था लाई, पुरानी पेंशन। उसमें क्या था कि हमें पता था कि हम रिटायर होंगे, इतना हमें पेंशन मिलेगी और पेंशन का दायरा सिर्फ हमारे तक नहीं जुड़ा होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो सामाजिक निम्न और मध्य वर्ग का जो है, पहली बात तो निम्न और मध्य वर्ग का व्यक्ति सरकारी नौकरी उसके लिए बहुत सपना होता है। वो बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी पढ़ाई लिखाई के बाद किसी तरह सरकारी नौकरी मिल पाती है। सरकारी नौकरी मिली, उसके बाद फिर वो अपनी सेवाएं दिया, देश के विकास में, समाज के विकास में सेवाएं दिया। अब उसके बाद वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट दुकान पर कोई आदमी किसी को रखता है तो भी उसके बारे में सोचता है कि रिटायर होने के बाद हमारे यहाँ 25 साल से दिया, इसके लिए कुछ व्यवस्था करें। तो उसीलिए ओपीएस लाई गई। ओपीएस एक सामाजिक सुरक्षा भी है और हमारे बुढ़ापे की लाठी भी है। लाठी इस सेंस में है, गांव में आप चले जाइए, जिसको व्यक्ति को पेंशन मिलती है उसके घर में उसके नाती पोते, उसके बहू बेटे उसकी सेवा अच्छे से करते हैं। और एक बार तो बिहार में घटना आई थी, एक महिला एक्सपायर कर गई, लेकिन पेंशन के लालच में उसको लोग बनाए रखे। कारण क्या था कि चलो इसको पेंशन मिल रही है, मतलब इतनी बड़ी चीज कि मुर्दा आदमी को भी जिंदा बनाए रखने का प्रयास किया गया। अब गलत सही की बात नहीं जा रहा हूं, लेकिन कितना महत्व है एक आम आदमी के लिए, एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए, वो हम समझ सकते हैं। अब आई नई पेंशन व्यवस्था पे, नई पेंशन व्यवस्था 2004 में लाया गया और उसको खूब बड़े बड़े प्रचार किया गया कि इसमें लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, फिर शेयर मार्केट लगेगा, फिर बहुत पैसा बनेगा, फिर ऐसा होगा, दुनिया भर की बातें उसमें की गई। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला 500, 800, 900, 1200 रुपए मिलना शुरू हुए। पिछले काफी समय से हम लोग सरकारों से कह रहे हैं कि ये एनपीएस व्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए, पहले आप कहते रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका मतलब यूपीएस आप लाए, इसका मतलब एनपीएस में खामियां थी, इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो सही था, तभी तो आपने नई व्यवस्था लाए गए। अब नई के नाम पर, यूपीएस के नाम पर और बड़ा छलावा कर दिया गया। छलावा क्या है? अगर मोटा मोटा देखें, 10% हमारा पैसा काटेंगे, 18.5% अपना लगाएंगे हमारे नाम पर और मिलेगा हमें कुछ नहीं। सारा 28.5% पैसा पूरा का पूरा सरकार रखेगी और हमको उसके नाम पे क्या दे रहे हैं कि 10 साल अगर आपकी सर्विस हो जाएगी तो हम आपको न्यूनतम 10,000 रुपए देंगे। ओल्ड पेंशन में भी 9,000 थी,
1000 रुपए हमारा बढ़ा करके हमारा 28.5% आप रख ले रहे हो। बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी, इसको लेकर बिल्कुल जो बिल्कुल। आपत्ति है, बाधाएं हैं, और इस और यूपीएस, आपत्ति और एक बाधा के बीच में एक सेकंड मैडम, यूपीएस की बात करें, यूपीएस में तो फिर और बड़ा छलावा हो गया। अब आप समझिए कि पहली बार इसमें जो घोर आपत्तिजनक चीज है, एक बार इसको कोई स्वीकार कर लेगा तो फिर कभी परिवर्तन नहीं होगा, न किसी की समानता की बात कर पाएगा, न कभी कोई उदाहरण दे पाएगा। मतलब यूपीएस में चला गया तो फिर आप चाहे जीवन नरक हो जाए, आपको उसी को लेना है। ऐसे कंडीशन रखे जा रहे हैं। और आप 20 साल में फुल पेंशन मिल जाती थी, आपने उसको 25 साल बढ़ा कर दिया। अर्धसैनिक बल, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस देश के अर्धसैनिक बल जिन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर जिन खराब मौसम, तमाम सारी दिक्कतों के बाद खड़े हैं, वो ज्यादातर क्या सोचते थे, कि हमें पेंशन मिल जाएगी, हमारा टाइम हो जाएगा, हम पेंशन लेके चले जाएंगे। बंधु जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा कर्मचारियों का संगठन, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी आपत्ति, उसके बाद भी सरकार डिटरमाइन है। मैम ऐसा है, मैं रेलवे से बिलोंग करता हूं। अभी हाल ही में रेलवे में इलेक्शंस हुए और ये जो सरकार अभी नावेद जी ने कहा कि जैसे ऐसे संगठन नहीं रह गए जो वास्तव में इन बातों को मजबूती से रखते थे, तो वो सही बात है। अभी हाल ही में रेलवे के इलेक्शन हुए और रेलवे के इलेक्शन में जो मुख्य लोग थे जो जा करके नेगोशिएशन का काम करते थे, जो जेसीएम अटेंड करते थे, वो लोग खुद रिटायर्ड पर्सन है जो ऑलरेडी पेंशन याफ्ता है। जो पेंशन याफ्ता है वो कभी भी पेंशन की बात ही नहीं कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि पेंशन है क्या चीज। वही बात है ना, जो भूखा नहीं है, जो जिसका पेट भरा है, वो भूख की बात नहीं करेगा। और मैम जैसे सर ने अभी कहा कि जो है, आपने कहा कि क्या कर्मचारियों को कहते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, दैट्स व्हाई मैं प्रयास कर रहा था कि मैं आपसे इस विषय पर मतलब बात कर सकूं। देखिए, मैं एक 4th क्लास कर्मचारी हूं और कर्मचारी संघ का जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसकी इंडियन रेलवे में संख्या 4.5 लाख है। मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि जिनके अंदर ये एक बैठाया जा रहा है, दिमाग में, माइंड में बैठाया जा रहा है, कर्मचारियों को बहुत सुविधाएं हैं। मैम रेलवे, भारत सरकार ऐसे चीजें छिपा रही है जो आप लोगों को और आम पब्लिक को पता ही नहीं है। इस रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी होने के नाते मैं अपना दर्द बताना चाहूंगा। प्रति वर्ष ट्रैक पर रेल की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कम से कम 400 कर्मचारी शहीद होता है और उसकी सुरक्षा के लिए संसाधन कोई नहीं है। एक ऐसा डिवाइस नहीं है कि जो आधा किलोमीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई ट्रेन आ रही हो और उसको पता चल जाए। इस समय जब 5 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं रहती है रात्रि में कोहरे की, इतना घना कोहरा होता है, और उसमें हमारा एक कर्मचारी जो बराबर लाइन को चेक कर रहा होता है, रात्रि में पूरी रात्रि वो गश्त करता है और उसको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। तो ये जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, एक माइंड गेम खेला जा रहा है पब्लिक के बीच में कि नहीं, कर्मचारियों को हमने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये स्थिति है। कम से कम 500 कर्मचारी शहीद होता है, लेकिन आप खुद एक बहुत बड़े मतलब प्रतिष्ठित चैनल से हैं, आप खुद नहीं जानती होंगी कि ये क्या वास्तव में रेलवे में इतनी बड़ी संख्या में कोई कर्मचारी शहीद होते हैं। सोचिए, अगर आप नहीं जानते तो हम पब्लिक कैसे जानता होगा। ये स्थिति है कर्मचारियों की। कर्मचारी रेलवे में शहीद होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में इसी तरह की खबरें आती हैं, या और डिपार्टमेंट जो सरकार से जुड़े हुए हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं, ये तमाम बातें, ऐसा नहीं है, पब्लिक के बीच में ही निकले हुए लोग हैं हम सब, इसलिए थोड़ा बहुत, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा सभी जानते हैं। राकेश जी, मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाज में और सरकार में जो कुछ होता है वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आज सरकार इस विषय पर इतनी रिजिड है, विजय कुमार बंधु जी, इसकी भी एक मजबूत बुनियाद सरकार के पास है कि सरकार इतनी रिजिड है, इतनी जिद्दी हो रही है इस विषय पर। सरकार के पास भी अपना फीडबैक सिस्टम है, आप लोगों के साथ बैठकें भी हुई है, आप लोगों के साथ जो बैठकें हुई उसमें क्या कुछ चर्चा में निकल कर आया यूपीएस को लेकर? सरकार का पक्ष क्या है विजय कुमार बंधु जी? आपका पक्ष हमने सुना, सरकार का पक्ष बताइए जरा। देखिए, सरकार क्या कहती है कि पैसे की कमी है, हम इसलिए व्यवस्था ला रहे हैं। पहला तर्क उनका यही होता है जब भी बात होती है, पैसे कमी है। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी असहज स्थिति भी बनती है। एक तरफ हम कह रहे हैं दुनिया की आर्थिक महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं पैसे की स्थिति खराब है। दोनों बातें में कौन सी सही मानी जाए? जब देश आजाद हुआ, हमारे पास राशन नहीं था खाने को,
तब सामाजिक सुरक्षा ओपीएस थी, तब हम आर्थिक रूप से महाशक्ति भी नहीं थे। आज तो हम आर्थिक रूप से महाशक्ति बन रहे हैं, तो फिर आप इस तरह की झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? दूसरी चीज, हम सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं, जो सरकार रखती है, पहला पक्ष रख दिया। दूसरा पक्ष कहती है कि हमारे पास विकास की योजनाओं के लिए पैसा कम पड़ता है, इसलिए हम करते हैं। एक पक्ष उनका आता है कि विकास के तमाम सारे डेवलपमेंट करते हैं। वो डेवलपमेंट करता कौन है, कराता कौन है? उनका पक्ष है, ये है, मैं तर्क अपना दे रहा हूं कि वो जो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी आपने नाम अभी लिया, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, करता कौन है? वही के दम पे तो आप विकास का काम करते हो। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम यही सरकारी कर्मचारी करता है। ये पक्ष हो गया। तीसरा पक्ष आप कहते हैं कि नहीं वो पेंशन का बहुत ज्यादा पेंशन हो गई, सब भार देते हैं। चलिए मैं आपकी बात मानता हूं कि आप भार, तो आप क्यों लेते हो भाई? आप क्यों लेते हो एक एमपी पेंशन? और अभी ये यूपीएस में इन्होंने क्या किया कि कोई व्यक्ति अगर 52 साल में रिटायर हो जाता है तो 60 साल इंतजार करेगा, मतलब 8 साल का इंतजार करेगा, तब पेंशन मिलेगी। कोई 25 साल का सांसद हमारे यहाँ है ना, उम्र का 25 साल में सांसद बन सकता है, यानी कि 5 साल उसको 30 साल में हो जाएगा। तो 30 साल में उसको पेंशन क्यों दी जा रही है? उसको भी इंतजार करने तो 60 साल में, जब 60 साल का होगा जब पेंशन बनेगी। आप अपने लिए तो सारी व्यवस्था कर लिए और हमको आप बता रहे हो कि कमी है। ये सरकार पूरी तरह झूठ बोल रही है, इसको नियत नहीं है। इनको व्यापारियों को पैसा, हमारी सब कर्मचारियों का पैसा, देश के लाखों कर्मचारियों का पैसा व्यापारियों को देना है, उसमें कमीशन खोरी करना है। और हमने देखा होगा एक और तरीका बहुत बढ़िया सरकार निकाली, इसमें भी पैसा बहुत ज्यादा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का भी खेल है इसमें। विजय कुमार बंधु जी, एक बात और, आपने जितने सारे सरकार के पक्ष गिनाए, समझाए, बताए, वो अगर सरकार आपको बैठकों में इन पक्षों को रखती है, और राकेश जी ने जैसे कहा कि आजकल के संगठन में जो लोग हैं, नावेद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, वो संगठन भी दरअसल सत्ता प्रेमी लोगों के आसपास बने हुए हैं, या संगठन में जो लोग हैं वो उस तरह के हैं। लेकिन संगठन में विजय जी, संगठनों में तो जो भी लोग रहे, हमेशा ही सत्ता के करीब किसी न किसी रूप में तो रहे हैं। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और बहुत अच्छी बिंदु बजा रहा है। देखिए, हमारी लड़ाई का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो रहा है, सरकार जो लड़ने वाले हैं, जो उसमें उसके प्रभावित लोग हैं, उनसे बात नहीं करती है। हमने दिल्ली में जब रैली किया तो एक बार पीएमओ बुलाया गया, पीएमओ में अपनी बात रखी। अब जब डिसीजन पॉइंट पे आता है तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो सरकार के हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये बहुत बड़ी इस आंदोलन की त्रसदी है। लेकिन मैं इसमें इंतबाह नहीं रखता हूं कि आंदोलन में संगठन कमजोर होंगे, कुछ लोग कमजोर किए हैं जी, वो सब लोग भी हैं तो कर्मचारी ही जो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो उनके लाभ के दृष्टि बदल गए हैं। जी, क्योंकि वो ओपीएस ले रहे हैं, अब और कुछ चाहते हैं वो सरकार से। जी, अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि आप लोग जो आंदोलनरत लोग हैं, उन लोगों से सरकार चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि रिटायर्ड उन लोगों से चर्चा कर रही है जो ओपीएस का फायदा ले रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं लता सचान जी? बिल्कुल फैक्ट है। लता जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सरकार समाज को भी कई हिस्सों में बांट रही है और कर्मचारियों को भी कई हिस्सों में बांट करके अपनी बात को रख रही है कि जो वो कह रहे हैं वही सच है। कर्मचारियों में भी इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के चाटुकार हैं, या जो जैसा कि अभी बंधु सर ने बताया कि उन्हें कुछ और चाहिए सरकार से, कुछ उनके हिडन एजेंडाज हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं और सरकार के समर्थन से ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सामने करके ऐसा कह दिया जाता है कि कर्मचारियों की मांग पूरी हो गई। जी, ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि आप पिछले 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में जो रामलीला मैदान जो कर्मचारियों द्वारा जो भरा गया, उसको भी सरकार की रणनीति के तहत लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। उसकी सच्चाई को छुपाया गया, बखूबी छुपाया गया, लोग समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैसेज जा रहा है, लोग जाग रहे हैं और एक न एक दिन पूरा होगा। जबकि जैसा कि बंधु जी ने जो अभी बात हो रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं, या जो सरकार जो भी समाज के लिए करना चाहती है, देश के लिए जो करना चाहती है, वो कर्मचारियों के बगैर नहीं कर सकती है।
इसमें कई सेक्टर्स की बात हुई, तो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कि अभी आप सभी परिचित होंगे आयुष्मान योजना से, जिसके तहत सरकार हर व्यक्ति, हर घर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मदद के बगैर उनके सहयोग, उनके कंधों पर ही तो इसका भार है। क्या इसे आप इनकार कर सकती हैं कि क्या डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर सरकार घर घर आयुष्मान योजना पहुंचा सकती है या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकती है? तो जब हर काम, हर जिम्मेदारी सरकार की कर्मचारियों के कंधों पर है और उसके साथ साथ हम अपनी इनकम से एक एक पैसा, मैडम, ठीक है लता जी, एक एक पैसा, मैडम, मैम एक बात मेरी, एक एक पैसा मैडम ईमानदारी से अगर इनकम टैक्स देने वाला वर्ग इस देश में कोई है तो वो सरकारी कर्मचारी ही है मैम। इस बात को भी सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल लता जी, आपने जिस पक्ष की बात कही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सरकार के कामों का क्रियान्वयन हो, चाहे वो कर्मचारियों की प्रतिबद्धता हो, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली चुनाव सिर पर है नावेद जी, और सरकार अगर ये फैसला लेती है, अपनी रिजिडिटी, जिद दिखाती है, तो सरकार इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी जो चुनौतियां हैं, इसके जो परिणाम हैं, उनको लेकर निश्चित रूप से आकलन सरकार ने पहले किया होगा। जी अच्छा, मुझसे सवाल किया? जी जी नावेद जी, देखिए, एक चीज मैं पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जो आपने कही थी बात बिल्कुल सही कही थी कि समाज में एक धारणा है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर के लोग ये बात कहते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारियों को तो बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको जरूरत से ज्यादा मिलती हैं। इस तरह की बातें हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सुविधाएं कम। अगर प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दे रहा है, एक वक्त की रोटी मुश्किल से दे रहा है और मेहनत ज्यादा करवा रहा है, उसकी सुविधा, उसका इंश्योरेंस, उसका मेडिकल, उसको कुछ भी नहीं अगर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं को छीन लिया जाए। दो भूखे अगर लोग हैं और दोनों को भोजन करने का अधिकार है और एक के पास भोजन है और दूसरे के पास भोजन कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बराबर करने के लिए जिसके पास पर्याप्त भोजन है उसको छीन लिया जाए, कि दोनों बराबर हो जाए। जिसके पास कम भोजन है और भोजन का अधिकार अगर उसको है तो उसको भोजन भी पर्याप्त दिया जाए। यहाँ पर यह सवाल नहीं उठता है कि प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो सुख सुविधाएं हैं जो उनको मिलती रही हैं वो छीन ली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को तो वो कदम उठाना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर पर भी सख्ती से इस बात को लागू करें कि उनको भी वही सुविधाएं मिले जो एक नियमावली के तहत एक कर्मचारी का हक है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि सरकारी कर्मचारियों को हमेशा से उनकी जरूरतों की भरपाई होती रही है, उनकी पेंशन से लेकर उनका मेडिकल और तमाम सुविधाएं। लेकिन अब ये कर्मचारी संगठन के लोग जो बैठे हैं ये बता सकते हैं, इनको पता है एक एक पॉइंट कि अब किस तरह से धीरे 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 इनकी सुविधाओं को कंगाल किया जा रहा है और एक लंबा सिलसिला चल रहा है। दूसरी बात ये कि सरकार से अपना हक मांगने के लिए संगठन एक तो कमजोर पड़ गए। हम लोग अखबारों में नौकरी करते थे, मीडिया में लंबे समय तक काम करते रहे, तो उस जमाने में एक पेज होता था क्रमिक अनशन का, आंदोलन का, मांगों का, धरने का। अब आप देखते होंगे कि अखबारों से भी इस तरह की खबरें भी गायब हो गई हैं। संगठन इतनी ट्रेड यूनियंस थी कि एक ट्रेड यूनियन की एक आवाज पर सरकारें कांपने लगती थी, और हक की लड़ाई, बेमतलब की लड़ाई नहीं। इतनी खामोशी हो गई है कि जब सिर से ऊपर पानी चला जाता है तब इक्का दुक्का संगठन सामने आते हैं। आपको याद होगा रेलवे की ट्रेड यूनियन इतनी बड़ी हुआ करती थी, इस तरह से हर बड़े बड़े जितने भी सेक्टर्स है सरकार के, पूरी देशव्यापी जब हड़तालें हुआ करती थी और जेन्युइन मांग को लेकर, और सरकार की बड़ी ताकतें टेबल पे बैठकर बातचीत करती थी, उनकी सारी बातें सुनती थी, उनकी मांगे करती थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि सरकारों को अब ये लगने लगा है कि प्राइवेट जो एक जो सेक्टर है वो अपना इतना कमजोर हो गया है, उसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि इनकी मेजॉरिटी भी नहीं है, इनकी संख्या बल भी नहीं है कि ये कहीं पर अपना प्रदर्शन या धरना कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सरकारी कर्मचारी में अब जो हम लोग को एक जर्नलिस्ट की हैसियत से दिखाई देता है, एक डर और एक खौफ जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। वो अपनी बुनियादी जरूरतें और अपनी मांगों को लेकर मुखर हो ही नहीं पा रहा है।
और दूसरी बात, थोड़ा सा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मीडिया भी उसका साथ नहीं देती है। ये मीडिया का दबाव हो या सरकारों की तानाशाही हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा से इस तरह की चीजें होती रही। लेकिन समाज का हिस्सा है नावेद जी, 5 सेकंड में एक बात समाज का हिस्सा है, जिस समाज का कर्मचारी हिस्सा है, जिस समाज का कॉर्पोरेट हिस्सा है, जिस समाज का इस आम आदमी हिस्सा है, उसी समाज का मीडिया हिस्सा है। तो अगर कर्मचारी संगठनों के मुखिया जो है वो कमजोर पड़ गए हैं या बात को नहीं रख पा रहे हैं, मीडिया के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा बहुत जेन्युइन व्यक्तिगत बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, नावेद जी आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं और आप सभी लोगों के साथ बहुत ही विनम्रता से मैं इस बात को साझा करना चाहती हूँ कि जो भी दरअसल ये आरोप लगाते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं या मीडिया पे नियंत्रण है, वो दरअसल अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। अदरवाइज समाज का हर वर्ग जो है वो अपनी बात कहने के लिए मुखर है। अगर सब लोग कहने लग जाएं तो कितने लोगों को जेल में डालेंगे, कितने लोगों को बांधेंगे, कितने लोगों के हाथ कटेंगे, तमाम तरह के प्रतिबंध कहां तक संभव है। लेकिन क्योंकि सब अपने अपने हितों से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अपने हितों से बंधे हुए हैं, इसलिए वो अपने हितों को पूरा करने के लिए, जिसका खुद विजय जी ने और लता जी ने और राकेश जी ने भी संकेत दिया कि वो अपने हित पूरे करने के लिए पूरे कर्मचारी संगठन समाज का जो हित है उसको बलि लगाते हैं, उसको दांव पर लगाते हैं। तो उसका कारण है, बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये दुनिया की बहस कर रहे हो। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए, कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए, क्या किया बताइए, क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं?